नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरुजी में। एंड आई होप कि आप सभी लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जो कि है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या उसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसे यहाँ कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे डिफाइन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों दो पॉइंट चार्जेस से, Q1 और Q2, जो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। पहले हम उन्हें वैक्यूम में मान लेते हैं। तो जो फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। Dear friends, I am making this video with the help of my mobile phone, so there is a little problem in autofocus sometime. Please bear with it. After lockdown, I will purchase a better camera for recording my lectures. Thank you so much. चार्जेस के बीच में लगेगा तो वो इक्वल हो जाएगा F नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम एंड इट्स स्क्वायर R स्क्वायर आ जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां हम इसे फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। अब यही दोनों चार्जेस Q1 और Q2 अगर इतने डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस R पे रख दिए जाएं किसी मीडियम के अंदर, तो उस केस में इस फोर्स को हम यहाँ Fm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। मीडियम के लिए एप्सिलॉन आ जाएगा, जिस भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी वो आ जाएगी यहाँ पर, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम यहाँ F नोट को Fm से डिवाइड कर दें, मीन्स इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा F नोट बाय Fm इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं दोस्तों कि राइट हैंड साइड में 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो जाता है। हमारे पास यहाँ से बचता है 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां से बचता है 1/एप्सिलॉन, जो कि डिवीजन में रेसिप्रोकल होके एप्सिलॉन न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड एप्सिलॉन नॉट विल बी इन डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास यहां से F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। इसी रेशियो को हम यहाँ पर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन R या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के बोलते हैं। तो यहां से दोस्तों अब हम एप्सिलॉन R या K को डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी दो डेफिनेशन बनाई जा सकती हैं। पहली डेफिनेशन एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से, और दूसरी डेफिनेशन F नॉट बाय Fm से बन जाएगी। अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ absolute electrical permittivity of the medium to the absolute electrical permittivity of free space or vacuum। इसी तरीके से हमारी दूसरी डेफिनेशन यहां से बनेगी, और हम कहेंगे कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्जेस separated by the same distance in medium। तो इस तरीके से ये दो डेफिनेशंस हम यहां पर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बना सकते हैं। इसके बाद यहां पर दोस्तों K की वैल्यू अगर हम इसी इक्वेशन से, सपोज इक्वेशन नंबर 3 हमने मान ली है, अगर हम F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू K लेते हैं, तो यहां से Fm फोर्स इन मीडियम will be equal to force in vacuum divided by dielectric constant K आ जाएगा। इससे हम देख सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम के अंदर फोर्स F नॉट है, तो मीडियम के अंदर वो उसका 1/K टाइम्स हो जाएगा। जितना भी उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके लिए Fm की वैल्यू F नॉट की 1/K टाइम्स हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल कंसीडर करें तो ग्लास के लिए K की वैल्यू 3 to 4 के बीच में होती है, तो यहां पर
अगर हम उसे ग्लास में रख दें दोनों चार्जेस को और K की वैल्यू सपोज उसके लिए 4 है, तो वहां पर ग्लास के अंदर फोर्स वैक्यूम के कंपैरेटिवली 1/4 टाइम्स ही रह जाएगा। इसी तरीके से वाटर के लिए K की वैल्यू 81 है, तो इट मीन्स वाटर के अंदर वैक्यूम के कंपैरेटिवली फोर्स सिर्फ 1/81 टाइम्स ही रह जाएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कहां पर होता है, फिर हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज हमें वहां करना पड़ता है जब हमें किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे काफी सारी अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज के कारण नेट वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, या किसी एक सब्सटेंस पे काफी सारे अदर सब्सटेंसेस के कारण कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, या वहां पर कुछ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकती है, या वहां पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम इस यूनिट में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जब भी हमें नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, और इसके लिए सिंपल से इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि जो नेट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो इंडिविजुअल वैल्यूज के सम के इक्वल होगी। अगर तो वो स्केलर क्वांटिटी है तो हमें अलजेब्रिक सम लेना है, और अगर जिसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वहां पर वेक्टर सम ले लेंगे। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, कि पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट पे Q0, जो कि एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज को दोस्तों हमेशा Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इसके आसपास काफी सारे दूसरे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे हम यहां ले लेते हैं एक चार्ज Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां लिया हमने Q2, और इसी तरीके से काफी सारे चार्जेस इसके आसपास हैं, और उनमें से एक चार्ज हम यहां कंसीडर कर रहे हैं जिसे हम Qn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ Q0 के आसपास n पॉइंट चार्जेस हैं। ये सभी चार्जेस इस टेस्ट चार्ज Q0 पे अपना अपना फोर्स अप्लाई करेंगे एज पर कूलम्स लॉ, और अगर हमें इस Q0 पे नेट फोर्स निकालना है तो इन सभी के जो इंडिविजुअल फोर्सेस इसके ऊपर होंगे उन सभी का वेक्टर सम हमें लेना है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वी हैव टू टेक वेक्टर सम। दिस इज ओनली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। So according to the principle of superposition, the total force on a test charge Q0 is equal to the vector sum of all the individual forces applied by the individual charges on the given test charge. Then इसको फाइंड आउट करने के लिए, टोटल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए Q0 पे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर कंसीडर करते हैं। हम मानते हैं दोस्तों कि ये सभी पॉइंट चार्जेस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं, और टेस्ट चार्ज Q0 का पोजीशन वेक्टर R0 है, पॉइंट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 लेते हैं हम, और इसी तरीके से बाकी सभी के पोजीशन वेक्टर्स लेते हुए एट लास्ट हम Qn का पोजीशन वेक्टर लेते हैं, जिसे हम Rn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर जो टेस्ट चार्ज Q0 है उसके हम अलग अलग पॉइंट चार्जेस से डिस्टेंसेस कंसीडर कर लेते हैं। मैं डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज डायग्राम बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि जो डिस्टेंस Q0 और Q1 चार्जेस के बीच में है वो R01 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या R01 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो डिस्टेंस Q0 और Q2 के बीच में है उसे R02 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरीके से जो Q0 और Qn के बीच में डिस्टेंस है उसे हम R0n से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम अब यहां पर F01 लिखते हैं, F01 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। अभी हम Q0 और Q1 की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये फोर्स इक्वल होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज Q0 Q1 डिवाइडेड बाय
दोस्तों इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान होना चाहिए, हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को रिकॉल करते हैं, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पर मैंने आपको बताया था उसमें कि याद रखेंगे, जब यहाँ पर 1 2 था तो यहाँ 2 1 आता है, और जब 2 1 होता है तो यहाँ नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर जिसका लेना है हमें, वहां पर 1 2 आ जाता है। तो यहाँ पर अगर ये F01 है तो ये यहाँ पर R10 आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड इट्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहां साथ में R10 यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। अगर हम F02 की वैल्यू को लेते हैं अब इसके बाद, तो F02 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब हमारे चार्जेस हैं Q0 और Q2 बिकॉज F02 इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 डिवाइड बाय, हमने Q0 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को R02 से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ 02 अगर है तो यहाँ पर R20 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट्स स्क्वायर एंड R20 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कुछ डैशेस लगाते थे यहाँ पर कि बाकी सभी पॉइंट चार्जेस के लिए भी हम वैल्यूज लिख सकते हैं फोर्स की, और एट लास्ट F0n हम लिखेंगे जो कि फोर्स ऑन Q0 बाय Qn है, and this will be equal to 1/4 pi epsilon naught into Q0 Qn divided by Rn0 magnitude square and Rn0 unit vector। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंडिविजुअल फोर्सेस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग इस Q0 टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। टोटल फोर्स जो Q0 पे लग रहा है उसे F0 से रिप्रेजेंट करें तो ये इक्वल होना चाहिए F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन एट लास्ट F0n। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड वाली सभी वैल्यूज ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली हैं, उन्हें यहां पर पुट कर देंगे, तो F0 विल बी इक्वल टू, दोस्तों एक चीज की तरफ ध्यान देंगे, यहां पर मैंने F01 को रख कर दिया है, तो आप सभी इक्वेशंस में एक चीज ध्यान देंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे सभी को तो उसमें से कुछ चीजें कॉमन आएंगी, जैसे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, Q0 कॉमन रहेगा, बाकी सारी चीजें ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। तो हम जो कॉमन चीजें हैं उन्हें बाहर ले लेते हैं, एक तो Q0 कॉमन आ रहा है और दूसरा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इक्वेशन फर्स्ट F01 की थी वहां पर यहाँ Q1 था तो ऊपर Q1 आ जाएगा, और नीचे वहां R10 था तो R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड यहाँ पर R10 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद प्लस में अगली जो इक्वेशन है वहां से ये चीजें कॉमन चली गई हैं बाहर, और हमारे पास बचेगा Q2 डिवाइडेड बाय R20 मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड, डायग्राम को हम रब कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, R20 यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से दोस्तों बाकी सभी लिखते हुए लास्ट टर्म जो हमारी होगी उसमें हमारे पास बचेगा Qn by Rn0 magnitude square and Rn0 यूनिट वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गया है Q0 पे बाकी सभी पॉइंट चार्जेस के कारण। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ समीशन। ये इक्वेशन आगे बन जाएगी F0 इज इक्वल टू 1 Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड समीशन। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये सीरीज में चल रहा है Q1 Q2 एंड अप टू Qn, तो इसे हम लिख सकते हैं Qi। नीचे जो सीरीज बन रही है वो R10, R20 और Rn0 तक जा रही है, तो हम लिख सकते हैं Ri0 मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड Ri0 यूनिट वेक्टर। यहां पर i की वैल्यू दोस्तों 1 से लेके n तक जा रही है, तो हम यहां लिमिट्स लगा देंगे कि i इज इक्वल टू 1 to n। एक स्टेप अगर हम और लिखना चाहें इसके बाद तो F0 इज इक्वल टू Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन
I is equal to 1 to n QI। अब देखिए दोस्तों, इससे बाद एक स्टेप मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं बगैर लिखे, या ये काम हम पहले भी कर चुके हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, कि यहां हम राइट हैंड साइड में ri0 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे और ri0 के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। उससे नीचे तो ri0 का क्यूब बन जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का, ri0 मैग्नीट्यूड क्यूब, और ऊपर मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर मिलके यहां कंप्लीट वेक्टर ri0 बना देंगे। अगर हम इसे पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहें डिफरेंट चार्जेस के, तो उस केस में भी आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को ही रिकॉल करना होगा। और वहां पर हमें जब r12 मिला था तो हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया था और वो r2 माइनस r1 के इक्वल आ गया था। अगर वहां हम r21 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए वो r1 माइनस r2 के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से यहां हम डायग्राम पे नहीं जाएंगे दोबारा, आपको वहीं से समझना है और ध्यान रखना है कि ri0 की जगह पे r0 माइनस ri लिखा जा सकता है। तो अगला जो लास्ट स्टेप हमारा इस टॉपिक के अंदर बनेगा वो f0 इज इक्वल टू q0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n एंड QI divided by R0 minus RI magnitude whole cube and R0 minus RI वेक्टर्स आ जाएंगे। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया दोस्तों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। अब यहां हमारा अगला टॉपिक आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही हमें यहां समझ में आ जाता है कि जब चार्ज को कंटिन्यूअसली लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, कहीं चार्ज फैला हुआ हो लगातार, तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यह 3 तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों के वैसे नाम ही हमें आधी चीज समझा देते हैं। जब चार्ज अलोंग ए लाइन कंटिन्यूअसली फैला हुआ हो तो हम उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे हो चार्ज कंटिन्यूअसली फैला हुआ हो तो उसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एंड इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों एक एक करके इन तीनों के बारे में हम थोड़ी और डिटेल समझते हैं, जिसमें सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट वायर है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, सपोज हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं जो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली इस वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज Q मान लिया और इसकी लेंथ हम लेते हैं L। तो यहां हम डिफाइन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब है कि हमें चार्ज को लेंथ से डिवाइड करना है। तो दोस्तों एक बहुत वैसे बेसिक सी चीज है, शायद आप सभी को ऑलरेडी पता भी होगा, जब भी हम फिजिक्स के अंदर ये पर यूनिट यूज करते हैं कि पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट में हम हमेशा पहली चीज को दूसरी चीज से डिवाइड करते हैं। यहां पर हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला तो चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर दिया। उसको डिवाइड करने का रीजन बहुत सिंपल है कि अगर L लेंथ पे Q चार्ज है तो यूनिट पे कितना होगा, 1 पे कितना होगा। तो 1 के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें Q को L से डिवाइड करना होगा। अब इसके बाद यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट देखते हैं दोस्तों। Q की यूनिट कूलम होती है और नीचे लेंथ है तो उसकी यूनिट मीटर होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर। इसी तरीके से अगली जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर आ जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। कि यहां पर अगर किसी एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे और सिग्मा से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां अगर एस सरफेस एरिया पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इक्वल हो जाएगा Q बाय एक्स। यहाँ एक और चीज है दोस्तों, हम लैम्डा की बात करते हैं दोबारा से।
अगर बहुत स्मॉल लेंथ ले ली जाए, इफ यू टेक ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस एंटायर वायर एंड द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इज dl, और उस dl लेंथ के ऊपर स्मॉल चार्ज dq है, तो लैम्डा इन दैट केस इक्वल हो जाएगा dq बाय dl। इसी तरीके से यहां हमने सिग्मा की बात की है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर स्मॉल सरफेस एरिया ds पे चार्ज dq है, तो उस केस में ये फॉर्मूला dq बाय ds हो जाएगा, और सिग्मा की यूनिट बनेगी यहाँ चार्ज के लिए कूलम और सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तीसरी टाइप के वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल रो, एंड दिस रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q बाय V। अगर कम चार्ज थोड़ी सी वॉल्यूम पे है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम पे स्मॉल चार्ज dq है, तो यहां पर ये dq बाय dv बन जाएगा, और इसकी यूनिट दोस्तों आप समझ ही सकते हैं, ये बन जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ये, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स में ये यूनिट हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को पढ़ा, जो कि कूलम्स लॉ हमें बहुत सिंपली बताता है। उसके बाद हमने एक पॉइंट चार्ज के ऊपर काफी सारे दूसरे पॉइंट चार्जेस के कारण फोर्स फाइंड आउट किया, जिसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज Q नोट के ऊपर टोटल फोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसे समझने के लिए हमने ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कंसीडर किया है। वहां एक टेस्ट चार्ज Q नोट रखा हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर R नोट है, और ये हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस टेस्ट चार्ज Q नोट पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, जो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा वहां पर, और उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ri से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज कहीं पर भी हो सकता है, तो हमने उसको जनरली ri से रिप्रेजेंट कर लिया है। देन इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम r डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, एंड r डैश यहां पर दोस्तों इक्वल होगा r नोट माइनस ri। ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया है। किस तरीके से हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण Q नोट पे फोर्स निकालना है। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है कन्वेंशनली, और ये इसको अपने से दूर रिपेल करेगा, तो r डैश की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और अगर आप अब इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि r डैश इक्वल आ जाएगा r नोट माइनस r के। इसके बाद हम कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज करेंगे, और हम स्मॉल फोर्स लिखेंगे dF, बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल करंट एलिमेंट, और वो स्मॉल चार्ज dq है, जिसके कारण स्मॉल फोर्स dF यहां पर लग रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q नॉट, दूसरा चार्ज है dq उस एलिमेंट पे, डिवाइड बाय r डैश मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड r डैश यूनिट वेक्टर यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए Q नोट पे हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, जहां पर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों dF का इंटीग्रेशन f आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। तो एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा Q नोट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये Q नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ओवर दिस एंटायर लेंथ हम कर रहे हैं। अगर टोटल लेंथ L है, यहां लिख देते हैं नीचे, तो अंदर रह जाएगा यहां पर dq डिवाइड बाय r डैश मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड r डैश यूनिट वेक्टर, ये इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा। यहां पर r डैश बाहर नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि dq के पोजीशन के साथ जहां जहां चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे लिया जाएगा, वैसे वैसे पोजीशन वेक्टर ri चेंज होता रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग r डैश में भी चेंज आता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कांस्टेंट नहीं है, उसे हम बाहर नहीं ले सकते।
इसके बाद यहां पर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखकर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि इक्वल होगा dq बाय df, और यहां से dq की वैल्यू इक्वल आ जाएगी लैम्डा इंटू df। ये dq की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो f विल बी इक्वल टू q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर एंटायर लेंथ l लैम्डा dl आ गया dq की जगह डिवाइडेड बाय r डैश मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड r डैश यूनिट वेक्टर। दोस्तों एक स्टेप और लिख सकते हैं हम इसके बाद, यहां अगर हम r डैश के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें और r डैश के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दें तो हमें पता है दोस्तों यहां पर r डैश वेक्टर बन जाएगा और नीचे r डैश का के मैग्नीट्यूड का क्यूब बन जाएगा। और फिर अगर हम r डैश की ये वैल्यू यहां पुट करते हैं then this equation will become q naught divided by 4 pi epsilon naught integration lambda dl divided by r naught minus ri magnitude cube and r naught minus ri यहां पर आ जाएगा। This is the complete formula, final formula for force on a test charge due to linear charge distribution। अगर दोस्तों हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई सरफेस हो यहाँ पर S जिसका सरफेस एरिया है, उसके कारण इस टेस्ट चार्ज Q नोट पे हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। उस केस में इक्वेशन 1 तक तो सेम आएगा, बट उसके बाद हम लैम्डा की बजाय सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज करेंगे, जो कि dq बाय ds हो जाएगी और dq इक्वल आ जाएगा लैम्डा सिग्मा इंटू ds। वो dq की वैल्यू सिग्मा इंटू ds यहां पुट करेंगे तो यहां सिग्मा इंटू ds आ जाएगा और यहां पर भी सिग्मा ds आ जाएगा। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन दैट केस यहां हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूज करना पड़ेगा और dq की वैल्यू रो इंटू dv आ जाएगी। वो dq की वैल्यू रो इंटू dv यहां पर भी लिखी जाएगी और यहां पर भी आ जाएगी। बस ये नीचे जहां हम L लिख रहे हैं सरफेस के केस में S लिख देंगे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम यहां पर V लिख देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का कंप्लीट हो जाता है और हम इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी जरूर सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। दोस्तों मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स उनमें से, और बाकी जो सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं आप उन सभी को ट्राई कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। जब कुछ डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उन डाउट्स पे एक कंबाइंड वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स जैसे हमारे वीडियोस के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी सिलेबस के लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।